यहाँ पे एक्सक्लूसिव भी देख पाएंगे आगे भी लेकिन इस बीच कुछ एक और कॉलर लगातार हमारे साथ बन रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रतन लाल है अपना सवाल पूछने के लिए कोलकाता से। रतन जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप प्लीज सर। जी सर सुन पा रहा हूँ मैं आपको, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, मैंने 25 से लिया था सन फार्मा 650 रुपये में 16 तारीख को। 650 के सन फार्मा है ना, 25 शेयर आपके पास। हाँ, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, इसलिए लिया था कि बहुत ज़्यादा टूट गया है? हाँ, बहुत ज्यादा टूट गया। अभी 3 मिनट पहले भाव था 825 का। अच्छा। और 2 साल पहले भाव था 1200 का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल गलत नहीं है अपनी जगह पे। अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही सोचता और सबसे पहले यही सोचता। और राजेश शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि 800 का शेयर अगर 2 महीने में 600 का मिल जाए, देश की सबसे बड़ी कंपनी, विश्व की 5 बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक, जिसका 2 प्लांट अभी बंद पड़े हैं, खुल जाएँ तो 50% रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसे तमाम सारी चीज़ें जो सन फार्मा हम लगातार सुन रहे थे। लेकिन इन्वेस्टर्स की तबीयत भी ख़राब हो गई जब जब से शेयर्स को लिया, और जिस लेवल पे लिया, आप 700, 800, 650 किसी भी लेवल पे लिया, वो मुश्किल में फंस गए हैं। ये ठीक हो जाएगा ये शेयर? देखिए, बहुत जल्दबाजी में तो लगता नहीं है कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो रनबैक्सी की खरीद के बाद का जो दबाव इस स्टॉक में देखा गया वो लगातार प्रेशर डालता रहा नतीजों पर। बावजूद इसके कि जैसे आपने कहा कि विश्व की बड़ी कंपनियों में से है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी जो दबाव है वो अपनी जगह बना हुआ है। और मुझे लगता है कम से कम 2 क्वार्टर्स तक ये दबाव बना रहेगा। तो बेहतर होगा कि जहाँ भी मौका मिले आप यहाँ से निकल जाएं। दूसरे कई स्टॉक बहुत टूट गए हैं इस क्षेत्र के। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इम्तियाज़ भाई बता रहे थे डिवीज़ लैब के बारे में, या इप्का लुपिन है जो कि एक अच्छा निवेश साबित हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग शिल्पा के जिक्र कर रहे थे। ऐसे स्टॉक में स्विच कर लें जहाँ पर कंफर्ट भी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और ऊपर से अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है। अगले कॉलर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरोज हैं मुंबई से। फार्मा के अलावा कुछ और क्वेरीज भी ऐड करते हैं। सरोज नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं सरोज बात कर रही हूँ। मेरे पास कॉर्पोरेशन बैंक के 5000 शेयर है 4820। 4820 आपका परचेसिंग प्राइस है। आपका टाइम होराइजन क्या है, कितने समय आप बनी रह सकती हैं स्टॉक में? जितना जल्दी निकल जाए अच्छा है। वैसे तो रख सकती हूँ 6 मंथ। परेशान है यानी इस इन्वेस्टमेंट के को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। तो कब खरीदे थे आपने ये शेयर? 2 महीने तो हो गए। और जब खरीदा था तब क्या सोच थी आपकी कि डीमोनेटाइजेशन कि 50 के आसपास हो जाए, तो ट्रेडिंग के व्यू में लिया था, तो लेकिन फंस गए। जी जी जी, लेकिन आपकी घबराहट साफ विजिबल है, इसीलिए राय ले लेते हैं। इम्तियाज, क्या करना चाहिए? और ये इनका ही नहीं, बहुत सारे उन इन्वेस्टर्स का हाल होगा जिन्होंने शॉर्ट टर्म के नजरिए से बैंकिंग स्टॉक्स को उठाया। डीमोनेटाइजेशन के बाद ये सभी शेयर्स चले और अब सब करेक्ट हो रहे हैं। बेशक आफ्टर गुड न्यूज़, जो डिमोनेटाइजेशन जो एक एक्सपेक्टेशन था कि लिक्विडिटी बैंकों के अंदर आएगी, बट वो ज़्यादा टाइम तो खुशियाँ नहीं मिली और वापस से मार्केट जो स्टॉक प्राइस है, नॉट ओनली विद कॉर्पोरेशन बैंक, लेकिन जितने भी बड़ी दिग्गज बैंक भी है, चाहे हम बात करें SBI की या HDFC बैंक की या कोई भी PSU या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इवन NBFC, इन सभी ने अपना जो गेन्स है वो मार्केट में छोड़ दिया है। अगर हम स्पेसिफिकली कॉर्पोरेशन बैंक की बात करें तो मैं अभी भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो लॉन्ग टर्म होराइजन जो है स्टॉक्स का, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक आ सकता है। 38 रुपीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनके, एक सुपर ट्रेंड के यहाँ पे एक पॉइंट भी यहाँ पे बना हुआ 38 रुपीज़। तो सलाह ये होगी 38 के स्टॉप लॉस से बाई करिए, होल्ड करिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्षमता है, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी उनके पास कैपिटल अवेलेबल है तो एवरेज कर लीजिए ताकि आपकी कॉस्टिंग नीचे आ जाए। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना हुआ है ये लास्ट लेग ऑफ डाउन साइड है। यहाँ से जब अप ट्रेंड चालू होगा तो मानना यह है कि तकरीबन स्टॉक्स 50 रुपीज़ के लेवल को वापस से सरपास कर जाएगा। और जो टाइम होराइजन होगा तकरीबन 3 से 4 महीना भी लग सकता है यहाँ पे स्टॉक्स में। तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए यहाँ पे 38 के स्टॉप लॉस से, और एवरेज करिए, और ऊपर में मेरे ख्याल से 50 के ऊपर यहाँ पे निकलने का अगर प्राइस मिलता है 2 से 3 महीने में तो एग्जिट कर लीजिए। इस बीच विपिन हमारे साथ जुड़े हैं, गाजीपुर से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। विपिन नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। सर ये अशोक लीलैंड सर है 200 शेयर 78 के रेट पे। ठीक है, रख सकते हैं इसको आप अगले 2 महीने के लिए? और 3 महीना सर। 3 महीने और रख सकते हैं, ठीक है। राजेश, क्या करना चाहिए? 78 का शेयर है, 76 का भाव है, 200 शेयर है, कहेंगे तो बढ़ा भी लेंगे, 2 महीने रख भी सकते हैं।
देखिए महीने 2 महीने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी नोटबंदी का असर आया है उससे ऑटो इंडस्ट्री पे एक अच्छा असर देखने को मिलेगा और नंबर्स उतने बेहतर नहीं आएंगे जितनी उम्मीद थी। लेकिन बावजूद इसके अगर JNRM का ऑर्डर देखें, वो सब चीज़ें देखें, तो अशोक लेलैंड एक उम्दा कंपनी है। थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा लें, 2 क्वार्टर्स का रखें, और वहाँ हमारा अनुमान है कि 85-86 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। जी, एक और क्वेरी है, परेश का सवाल है मुंबई से। परेश गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास इम्पी डिस्टिलरीज के 400 शेयर्स है जो मैंने 60.93 पे लिए हुए हैं। ठीक है, 60.93 की आपकी बाइंग है एमपी डिस्टिलरीज में। कब खरीदे आपने ये शेयर्स? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए। और अभी क्या जानना चाहते हैं? अभी ये कंटिन्यू रखे या फिर सेल करें, क्या करें? और जब आपने ये 2 हफ्ते पहले खरीदे थे तो क्या सोचकर खरीदे थे कि शायद अब लिकर स्टॉक्स चलेंगे इसलिए बाइंग कर लेते हैं? हाँ, एक्चुअली थोड़ा रुकने के ट्राई किया था, लेकिन अभी फिलहाल वो बहुत ही नीचे जा रहा है ना, तो इसीलिए क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। नीचे जाने की वजह भी है, और वजह ये है कि ये स्टॉक पहले एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा, उसके बाद खबर आई एमपी होटल्स को शेयर बेचने को लेकर, और आज फिर से ये खबर है कि एमपी होटल में जो शेयर बेचने की योजना थी कंपनी की, वो उन्होंने विदड्रॉ कर लिए। करीब 2 करोड़ शेयर थे एमपी डिस्टिलरीज के एमपी होटल में, जिसको कंपनी बेचने जा रही थी, लेकिन अब वो पूरा प्लान कंपनी ने विदड्रॉ कर लिया है। स्टॉक हायर लेवल से लगातार नीचे आ रहा है और इनकी जो बाइंग है वो ऊपरी स्तरों की है, 61 रुपए की बाइंग है। इम्तियाज, क्या करना चाहिए? क्या ये न्यू ईयर तक आते आते लिकर स्टॉक्स थोड़ा चल सकते हैं? रख लें अभी थोड़े 2-4 दिन, ताकि तो नुकसान जो हो रहा है वो कम हो जाए, या फिर निकल आए बाहर? देखिए, इनके स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए तो अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत बनी हुई है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तकरीबन स्टॉक से रेंज बाउंड में ही अभी भी चल रहा है, तो ऊपर ऊपरी स्तर में 63 और 64 के आसपास, डाउन साइड में 44-45 के आसपास। देखिए रेंज बाउंड बना हुआ है, जब तक ब्रेक नहीं होगा मेरे ख्याल से कोई फर्दर डेवलपमेंट होना मुश्किल है। और तकरीबन अभी तक ये स्टॉक्स ने तकरीबन 12 से 15 दिन से भी ज़्यादा इसी रेंज में अपने आप को बिताया हुआ है। तो मैं यही सलाह दूंगा उनको कि अगर 64 अगर आता तो वहाँ पे वापस से एग्जिट लेनी चाहिए, ताकि लोअर लेवल पर अगर स्टॉक्स मिलता है, बिकॉज डेली चार्ट में अभी भी वीकनेस है, तो शायद से हो सकता है कि अगर बाउंस आता तो वहाँ से वापस से वो बाउंस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बने रहिए, ऊपरी स्तर में निकल जाइए, डाउन साइड में वापस स्टॉक्स 45-44 के आसपास लेवल में आता तो वापस से री एंटर करिए। आगे बढ़ते हैं। विकास हमारे साथ है नोएडा से अपने सवाल पूछने के लिए। विकास जी नमस्ते, पूछिए सर सवाल। नमस्कार जी। नमस्ते सर, पूछिए सर प्लीज। मेरे पास इक्विटास के हैं। इक्विटास 3000 शेयर होंगे आपके पास? हाँ, 3000 शेयर है, रिसेंट परचेज है मेरा। अच्छा, रिसेंट मतलब कि आज ही परचेज किया क्या? नहीं, परसों किया था मैंने। अच्छा, परसों किया था, ठीक है। आपकी 142 रुपये की खरीद है, 3000 शेयर हैं। ये 1-1.5 महीना रखेंगे या फिर 150-160 का रेट आ जाएगा बेच देंगे आप? मेरा तो टारगेट ये था कि 175 है। कई रेफरेंसेस ऐसे कि 200 के ऊपर क्रॉस करेगा। अच्छा, तो न्यूज़ में कुछ और भी बता रहे थे, सिर्फ प्राइस ही बताया कि 200 तक चला जाएगा? हमारा 200 के ऊपर का इन्होंने टारगेट बताया था कि अच्छा है, स्ट्रांग है। तो आप गाइड कीजिए कि 170 तक का टारगेट कब तक आ सकता है? ठीक है, मैं 150-160 की रेंज को छोड़ के, ठीक है, 170 तक का टारगेट आपका समझ लेते हैं। राजेश, मेरे को ये नहीं समझना कि मैं इसमें 1 साल रहना चाहता हूँ। मेरे को ये समझना है कि ये शेयर क्या मेरे को 20-30% का रिटर्न दे सकता है और अगले 1 साल में दे देगा। अगर देगा तो मैं इसमें रुकूंगा, नहीं तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं एक कान से सुनूंगा, दूसरे कान से निकाल दूंगा, और इतनी बड़ी होल्डिंग भी नहीं रखूंगा। अब किसी ने ये तो बता दिया कि 200 तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि क्यों पहुंच जाएगा। आपके पास कोई रीज़न है तो बता दीजिए। देखिए फ़िलहाल तो ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि ये 200 तक पहुंच जाए, क्योंकि जिस वक्त ये लिस्टिंग वगैरह हुई थी उस समय थोड़े से बाज़ार अच्छे थे, खबरें अच्छी थी, और ये लग भी रहा था कि MFI सेक्टर अच्छा कामकाज करेगा। लेकिन अब जबकि ये नोटबंदी वाला सिलसिला, नोटबंदी जो हुआ है उसके बाद अगर आप देखें तो इन MFI कंपनीज़ की जो डिसबर्समेंट होती है ज़्यादातर कैश में होती है। AUM करीब 50% के आसपास कैश का होता है, और करेंसी क्रंच के कारण से वो जो कारोबार है बिल्कुल ठप सा पड़ गया है, और बहुत जल्दबाजी में यहाँ सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतनी लंबी अवधि और इतनी लंबी क्वांटिटी के साथ बने रहना चाहिए। 150 के आसपास भी अगर आता है तो एक बार कम से कम आधी क्वांटिटी आप निकल जाएं तो बेहतर होगा। जी, अगले कॉलर हमारे साथ नवीन है पुणे से। नवीन नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाय मैम, मेरा क्वेश्चन है, मैंने 1 महीना पहले RBL बैंक के शेयर्स लिए थे 364 के बाय पे। ठीक है। तो
आगे इसका क्या रहेगा? जैसे तो देख एक रहा हूँ महीना कि पहले आपने आरबीएल बैंक को क्यों खरीदा, इसी स्टॉक को, और किस नजरिए से बाइंग की? मैम मैंने आपके ही शो पे देख रहा था कि आरबीएल की बात बहुत हो रही थी बैंक की, मैं बोला चलो लेते हैं। जी, तो ये अभी लॉन्ग टर्म व्यू है कि नहीं है आपका, ये बताइए। मैं 2-3 साल तक अपना 2-3 महीने तक रुक सकता हूँ मैम। जी, तो नजरिया तो आपका काफी छोटा है, और अगर ये बैंक पर बात की भी गई होगी तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही की गई होगी। दोनों नजरियों में अंतर होता है और इसीलिए स्टॉक पिकिंग भी अलग होती है। पर फिर भी आपको राय दिलवा देते हैं, ये आरबीएल बैंक 364 की इनकी बाइंग है। राजेश, इनफैक्ट मैं आपसे कमेंट लूंगी क्योंकि ये अगस्त सितंबर की लिस्टिंग है, तो शायद टेक्निकली राय लेना उतना बेहतर ना हो। राजेश, आपकी क्या राय रहेगी आरबीएल बैंक पर? एक अच्छा मूव हमने लिस्टिंग से अब तक स्टॉक में देखा, हायर लेवल से थोड़ा नीचे भी आया, इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि 364 की बाइंग है, लेकिन थोड़ा सा समय बढ़ाकर क्या स्टॉक को होल्ड कर लेना चाहिए? दीपाली, इसमें हमारी खरीद की राय है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है आज की डेट में। 201 ब्रांचेस हैं, 365 एटीएम्स है जो इंटरकनेक्टेड है, अच्छी बढ़त दिखा रहा है। इतने ख़राब माहौल के बावजूद लास्ट 3 साल से जो CAGR ग्रोथ आई है करीब 51% के आसपास आई है। इस तिमाही में भी नतीजे बहुत अच्छे आए थे। एसेट क्वालिटी 1% से नीचे है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो अगर आप देखें तो 14.5% के आसपास है, जो कि स्टिपुलेटेड नॉर्म से बहुत ऊपर है। 2.5 गुना प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हमें लगता है अट्रैक्टिव है। हमारा अंदाज ये है कि आने वाले 1 साल में ये स्टॉक 380-385 के टारगेट अचीव कर सकता है। हम इसमें खरीद की सलाह रखते हैं।